नमस्कार दोस्तों, इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत आज प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत पढ़ेंगे। यानी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए जो हमारे पास में स्रोत है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। ये 3 मुख्य स्रोत है, जिसमें सबसे पहले साहित्यिक स्रोत। जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत को 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को धर्मेतर साहित्य भी कहा जाता है, धर्म से अलग। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला पहला धार्मिक साहित्य। जो धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 3 तरह का धर्म की पुस्तकें। पहला ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य, इसको ब्राह्मण ग्रंथ बोलें या वैदिक ग्रंथ बोलें। दूसरा बौद्ध ग्रंथ यानी बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन ग्रंथ यानी जैन साहित्य। अब धार्मिक साहित्य का 3 उपविभाजन है, ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य। सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य। जो ब्राह्मण साहित्य है, भारत प्राचीन काल से ही धर्म प्रधान देश रहा है और धर्म का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव रहा है। मानव समाज पर, संस्कृति पर, शिक्षा पर गहरा प्रभाव रहा है। और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट, उनमें देखिए वैदिक साहित्य है, वैदिक ग्रंथ है। अब वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत जो पुस्तकें हैं उसमें वेद है पहला, और वेद की संख्या है 4। क्रम में अगर देखें तो ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद। वैदिक ग्रंथ में दूसरे नंबर पर है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों में जो कर्मकांड था, वेदों में जो यज्ञ था, नियम कानून था, उसकी व्याख्या करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ। इससे वैदिक कर्मकांड, वैदिक यज्ञ, वैदिक पशु बलि पर पूरा इतिहास है। तीसरा ग्रंथ है अरण्य ग्रंथ। अरण्य अर्थात जंगल। जिस ग्रंथ की रचना जंगलों में हुई उसको अरण्य ग्रंथ कहते हैं। और इसमें भी इतिहास को समझने का ये एक स्रोत है। चौथा है उपनिषद ग्रंथ। ये 4 वैदिक ग्रंथ है। उपनिषद चूंकि अंतिम वैदिक साहित्य है, इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, जहां वैदिक साहित्य का अंत हो जाता है। और वैदिक साहित्य में उपनिषद ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो 100% फिलॉसफी का है, दार्शनिक है, ज्ञानमार्गी है, शिक्षाप्रद है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वैदिक ग्रंथ के अलावे वेदांग है, और वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ये वेद को पढ़ने में, वेद को समझने में सहायक है। इसके अलावे कुछ साहित्य की अन्य पुस्तकें हैं धार्मिक में, ब्राह्मण में, और वो है स्मृति ग्रंथ।
जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, देवल स्मृति है। ये सब इतिहास को पढ़ने में सहायक है। साथ में रामायण और महाभारत, ये हिंदू धर्म का, ब्राह्मण धर्म का दो महाकाव्य, जिसमें रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है और रामायण 7 कांड में बटा हुआ है। और दूसरा महाभारत, महाभारत को वेद व्यास लिखे और महाभारत 18 कांड में बटा हुआ है। तो ये ब्राह्मण साहित्य इतिहास का स्रोत है। और धार्मिक साहित्य का दूसरा पार्ट हिंदू ब्राह्मण साहित्य के अलावे वो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध ग्रंथ। और बौद्ध ग्रंथ में 3 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है और तीनों पुस्तक को मिला करके बौद्ध ग्रंथ को पिटक कहा जाता है। पिटक का अर्थ होता है टोकरी, ज्ञान का भंडार जहां एकत्रित करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। और बौद्ध साहित्य में पिटक की संख्या 3 है, इसीलिए इसको त्रिपिटक कहते हैं, 3 पिटक। विनय पिटक, जिसकी रचना उपाली ने किया, सुत्त पिटक जिसकी रचना आनंद ने किया, और अभिधम पिटक जिसकी रचना मोगली पुत्तिस ने की। और ये 3 पिटक के अलावे जो अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें अश्वघोष का बुद्ध चरितम है और श्रीलंका का 2 बौद्ध साहित्य है, दीपवंश और महावंश। तो ये बौद्ध साहित्य स्रोत है। और धार्मिक साहित्य में तीसरा पार्ट जैन साहित्य, जैन धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं। और जैन धर्म के पुस्तकों को आगम कहा जाता है, यानी जैन साहित्य को एकत्रित रूप में आगम कहते हैं। और आगम के अंतर्गत अंग है, उपांग है, पूर्व है, छेद सूत्र है, कल्प सूत्र है, प्रकीर्ण है, नंदी सूत्र है, बहुत सारा जैन साहित्य जो इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। ये हुआ आपका धार्मिक साहित्य। और दूसरा है लौकिक साहित्य, इसको धर्मेतर साहित्य भी कहते हैं। और लौकिक साहित्य में इतिहास की पुस्तकें हैं और अनऐतिहासिक पुस्तकें। इतिहास की पुस्तक भी इसमें शामिल है और इतिहास से बाहर जाकर के जो साहित्य की अन्य पुस्तकें हैं अनऐतिहासिक, वो भी इसमें शामिल किया गया, जिसमें कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, ये मौर्य इतिहास को जानने का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है। और कौटिल्य के बाद अन्य विद्वान यहाँ किताब लिखे, चाहे पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी हो, पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य हो, कात्यायन की पुस्तक वार्तिक हो, या कालिदास किताब लिखे। कालिदास जो किताब लिखे उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, विक्रमोर्वशीयम है, रघुवंशम है, बहुत सारा किताब, मालविकांगनी मित्रम भी है। कालिदास के अलावे गुप्त काल में और बहुत सारा किताब लिखा है। और वो किताब जो लिखाया उसमें विशाखदत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की पुस्तक, शूद्रक की पुस्तक है मृच्छकटिकम, विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र। तो गुप्त शासन काल में तो साहित्य लिखने का एक विकसित दौर था।
इसके अलावे अन्य और स्रोत। तो साहित्य की पुस्तकों का प्राचीन भारत में अंबार है। इतनी पुस्तकें लिखाई है जिसको अगर गिनती करने लगे तो सैकड़ों में चला जाए। और दूसरा लौकिक साहित्य में है इतिहास की पुस्तकें। और इतिहास की पुस्तक कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक पुस्तक में भी है, साहित्यिक पुस्तक में भी है। इसके अलावे इतिहास की जो पुस्तकें हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किताब है कल्हन की राजतरंगिणी। कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से भारत में इतिहास लिखने की शुरुआत किए कल्हन, इसलिए भारत का पहला वैज्ञानिक इतिहासकार इनको माना जाता है। कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी पहली ऐसी पुस्तक है। बिल्हन विक्रमांक देव चरित्र लिखे हैं, ये भी इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो किताब लिखे हैं चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट लिखे हैं। तो इतिहास की अनेक पुस्तकें इस पीरियड में लिखा गया। ये सभी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। और साहित्यिक स्रोत के अलावे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है वो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन। ऐसे दुनिया में सबसे प्राचीन अभिलेख जो बरामद हुआ है 1400 BC का बोगाज कोई अभिलेख। ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, इराक से, बोगाज कोई नामक स्थान से। और इस अभिलेख का भारत के संदर्भ में महत्व है कि इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का नाम है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत। और भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा को शुरू किए मौर्य सम्राट अशोक। और अशोक का अभिलेख मौर्य इतिहास को पूरी तरह से पढ़ने के लिए सफिशिएंट है। अब जो अभिलेख है, ये अभिलेख को मुख्य रूप से 3 भाग में बांट दिया जाता है, स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहालेख। इसके अलावे ताम्रपत्र अभिलेख भी है। और बहुत सारा अभिलेख एंशियंट पीरियड में लिखाया। अशोक के अभिलेख की संख्या तो 40 है। और अभिलेख इंडिया में अशोक ही शुरू किए। और अशोक के बाद बहुत सारा अभिलेख प्राचीन भारतीय राजवंश के राजाओं ने जारी किया, लिखवाया, जिनमें समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त का बिलसट अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है, और एक जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का भी है जो शक शासक थे। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है। और एक राजा हुए गुप्त वंश में जिनका गरुड़ स्तंभ लेख, ठीक है, भानुगुप्त का। ये गुप्त काल में लिखा गया अभिलेख। और गुप्तकालीन अभिलेख के अलावे अन्य अभिलेख लिखाया। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, पाल वंश के शासक गोपाल का देवपारा अभिलेख है, जो है शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। तो ढेर सारा अभिलेख इस पीरियड में लिखा है। साथ में सिक्का,
यानी मुद्रा, करेंसी। सिक्का अपने आप में इतिहास का बहुत सारा चीज प्रकट कर देता है। इतिहास की अर्थव्यवस्था तो सिक्का से बहुत हद तक स्पष्ट हो जाती है। सिक्कों का अध्ययन को न्यूमेस्टिक्स कहते हैं, मुद्रा शास्त्र। और प्राचीन भारत का सबसे पहला सिक्का 600 BC का है, जिसको आहत सिक्का कहते हैं, पंचमार्क सिक्का कहते हैं। और फिर मौर्य शासन काल में और लगातार मुद्रा का प्रचलन होते रहा, जिनमें सबसे अधिक मुद्रा वो मौर्योत्तर काल में जारी किया गया, यानी मौर्य वंश के बाद, जिसमें शुंग वंश है, कुषाण वंश है, सातवाहन वंश। लेकिन सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त काल में जारी किया गया, और सबसे ज्यादा शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण काल में जारी किया गया। ये सब अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताता है। और तीसरा है भवन। भवन इतिहास को जानने के लिए एक मूल्यवान स्रोत है। प्राचीन भारत में अनेक स्मारक बना, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो किला हो। ये उस समय के इतिहास को प्रदर्शित करता है। और अनेक राजाओं ने अनेक तरह का भवन बनवाया, जो आज इतिहास को बता रहा है। और इतिहास का तीसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों का विवरण। प्राचीन काल में बहुत सारे विदेशी यात्री इंडिया आए, और इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। एक यूनान के यात्री, यूनान के इतिहासकार। दूसरे चीन के यात्री, चीन के इतिहासकार। और तीसरे अरब यानी मुस्लिम यात्री, मुस्लिम इतिहासकार। यूनानी इतिहासकारों में हेरोडोटस, नियार्कस, ओनोसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज, जिनकी पुस्तक इंडिका, उसके अलावे एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, ये सब यूनानी विद्वान थे जो भारत के संदर्भ में लिखे। जैसे प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा है ना। तो ये इतिहास में यूनानी लोगों के विद्वान के द्वारा जो लिखा गया भारतीय संदर्भ में, जिसमें इंडिका बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इंडिका आज उपलब्ध है नहीं, मूल रूप में इंडिका नष्ट हो चुका है। साथ में मेगास्थनीज भारत में रहे भी, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। मौर्य शासन काल में बिंदुसार के समय में डायमेकस रहे राजदूत के रूप में यूनान का। और मौर्य सम्राट अशोक के राज दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस द्वितीय का राजदूत बनकर के डायनोसियस रहे। ये सब भारत के संदर्भ में इतिहास लिखे। चीनी यात्रियों में फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, मतवालिन, ये सब भारत आए, जिनमें फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में गुप्त काल में भारत आए। हुएनसांग भारत में पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। और हुएनसांग तो सबसे महत्वपूर्ण चीनी यात्रियों में। हुएनसांग भारत में रह करके भारत के बारे में जो लिखे, CU की उनकी यात्रा वृत्तांत। और हुएनसांग को तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज। नीति का पंडित कहा जाता है, वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। तो चीनी यात्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट थे हुएनसांग। और अब है अरब यात्री। तो अरब यात्रियों में अलबरूनी सबसे प्रथम है।
और अलबरूनी भारत में महमूद गजनबी के साथ आए थे और भारत में रह करके भारत को देखे और तहकीकात हिंद नामक पुस्तक की रचना की। अलबरूनी के अलावे अल-उतबी आए, फिरदौसी आए, ये सब अरब यात्रियों में थे जो भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिख करके गए, जिनमें किताबुल हिंद अलबरूनी का, ये भारत के इतिहास को जानने के लिए विदेशी इतिहासकारों में, यात्रियों में सबसे इम्पोर्टेंट। और कुल विदेशी यात्रियों में देखें तो दो का नाम सबसे ऊंचा है, एक ह्वेनसांग का और दूसरा अलबरूनी का। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत,